देखा, नहीं ब्रेक कर पाया ना मेरा रिकॉर्ड। अभी भी 1 मिनट लगा तुम्हें। भैया मैं आपका रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए नहीं खेल रहा था। अच्छा चलो नीचे, मम्मी नाश्ते के लिए बुला रही है। और मैं क्या बोल रहा था कि तुमको अगली बार मैं सिखाऊंगा कि 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? ये लो गरम गरम पूड़ियाँ। चल शुरू करना। मम्मा आप भी बैठ जाओ ना। तुम लोग शुरू करो, मैं अभी और पूड़ियाँ लेकर आती हूँ। हाँ चलो चलो। मोहित देखो तो दरवाजे पे कौन है। हाँ मम्मा। बेटा मोहित, डैडी मोहित, मोहित। रितेश, कैसे हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप आने से पहले बताया भी नहीं कि आने वाले हैं। क्यों भाई? मैं अपने वाइफ को सरप्राइज नहीं दे सकता? दुबई से निकला तो सोचा कि एक बार इन्फॉर्म कर दो, फिर लगा कि इस बार अपने वाइफ को बहुत बड़ा सा सरप्राइज देता हो। कैसे लगा? पापा मैं अपना रिजल्ट लाता हूँ। हाँ बेटा। अमू, क्या बात है यार, जब मैं आता हूँ तब भी तुम रोती हो और जब मैं जाता हूँ तब भी। आप नहीं समझेंगे, आप बैठी, मैं नाश्ता लगाती हूँ। ये देखो। अरे वाह, इस बार तुम A+ टॉप करोगे ऑल सब्जेक्ट्स में। मोहित, तुम पापा को अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं दिखाओगे? मेरे पास कुछ है ही नहीं दिखाने लायक। क्यों? लास्ट टाइम जो क्विज में मेडल जीता था वो दिखा दो ना। मम्मा तुम्हारे ही कमरे में होगा, तुम ही दिखा दो ना। मोहित, मोहित। वेरी गुड बेटा। मोहित, डैडी से बात नहीं करोगे? बेटा, डैडी से ऐसी क्या नाराजगी? आपको मेरी याद आती भी है क्या? बेटा, मुझे आपकी याद बहुत आती है। झूठ। तो कब रहते हैं आप जब मुझे आपकी जरूरत पड़ती है? बेटा, मैं काम भी तो तुम लोगों के लिए करता हूं ना। नो डैडी, जब मुझे स्कूल में क्रिकेट खेलते वक्त चोट आई थी और मैं हॉस्पिटल में था, तब कहाँ पर थे आप? बेटा, रितेश भी तो है ना, वो मुझे बहुत मिस करता है और तुम्हारी तरह बिहेव भी नहीं करता। डैडी आप मेरा बर्थडे तक भूल गए थे। बेटा मोहित, उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज अब मान जाओ। मोहित, अब तो पापा ने सॉरी भी बोल दिया, अब तो मान जाओ। चलो आप गुस्सा छोड़ो और पापा को हक करो। अरे चलो ना। डैडी देखो ना, भैया मुझे कब से परेशान कर रहे हैं। डैडी इसने फिर से पैंट में सुसु कर दिया। मोहित, भैया डैडी को क्यों बताया? अमू, ये मोहित क्या कह रहा है? डोंट वरी समर, होता है ऐसा। अमू, मैं फ्लाइट के लिए लेट हो रहा हूँ, मैं निकलता हूँ। चलो। सुनिए, हाँ अमू, कुछ दिन और रुक जाते तो। नेक्स्ट ट्रिप में पक्का, ठीक है? बाय, बाय। टेक केयर। या मोहित, बाय पापा। रितेश, बाय टेक केयर डैडी। बेटा, ठीक है? चलो निकलता हूँ। पहुंच के फोन करना। हाँ करता हूँ। बाय। बाय। क्या हुआ मम्मा? कुछ नहीं। बेटू रितेश कहाँ है? रितेश छत पर होगा ना, जब भी गुस्सा या नाराज होता है तो उधर ही तो जाता है। मैं उसे बुला के लाता हूँ। कुछ हादसे अचानक जिंदगी में दाखिल होते हैं और चौंका देते हैं, डरा देते हैं।
और कुछ हादसे हमेशा के लिए जिंदगी को बदल देते हैं। क्या मोहित का गिरना महज एक हादसा था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी थी जिस पर से अब पर्दा हटने वाला था? हिम्मत से काम ले अमृता, रब ने बचा दिया बच्चे को। लकी है आपका बेटा, हालांकि प्लास्टर कटने तक इसे रेस्ट करना होगा। डॉक्टर साहब, बच्चा कैसा है? अभी होश में नहीं है। हमें अस्पताल ने इन्फॉर्म किया एक्सीडेंट के बारे में। कैसे गिरा ये? मैं मिसेस कपूर के साथ नीचे बात कर रही थी, तभी मोहित ऊपर से गिरा। लेकिन ये हुआ कैसे? ये छत पे अकेले था या कोई और था इसके साथ? ये मेरा छोटा बेटा है, ये था उसके साथ। बेटा, तुम अपने भैया के साथ छत पे थे? बोलो बेटा। जी मैं वो देखिए, ये बहुत डरा हुआ है अपने भाई के एक्सीडेंट की वजह से, बहुत डरा हुआ है। प्लीज। आपके घर में और कौन कौन है? इनके पापा हैं जो दुबई में जॉब करते हैं, और बाकी हम तीनों के अलावा इस वक्त और कोई नहीं है। बच्चे अक्सर टेरेस पे जाया करते थे। ठीक है, बच्चा होश में आ जाए तो हमें इन्फॉर्म कर देना, हमें इसका बयान लेना होगा। विकास, हॉस्पिटल गए थे, क्या हुआ? सर, मुझे एक्सीडेंट का केस नहीं लगता। मुझे लगता है कि आत्महत्या करने की कोशिश की गई है, लेकिन आसपास पूछताछ करने में पता चला कि ना कोई प्यार व्यार का चक्कर है और ना ही कोई पढ़ाई में प्रॉब्लम। किसी से कोई झगड़ा? सर, दोनों भाइयों के बीच झगड़ा हुआ था। भाइयों के बीच? क्या देख रहे हैं? हाँ, अभी कैसा लग रहा है? हाँ, ठीक हूँ मम्मा। अरे ये रितेश कहाँ गया? रितेश टेरेस पर गया होगा, और किधर? ठीक है ना, चल मैं उसे देख कर आती हूँ। हाँ, ओके। आवाज धीमी करना। हाँ, ये रितेश ना बार बार टेरेस पर चला जाता है। रितेश, रितेश। रितेश, कहाँ गया ये लड़का? रितेश, 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 रितेश। रितेश, रितेश। मम्मा, क्या हुआ मम्मा? तो लगता है कि सुसाइड किया है। विकास, ये देखो, ये खून जम गया है। लगता है मौत होके काफी टाइम हो चुका है। हो सकता है कल रात को ही। रात को? सर, एक बच्चा रात को टेरेस पे क्यों आएगा? पहले बड़े बेटे का एक्सीडेंट, अब ये छोटे का सुसाइड। बात कुछ हजम नहीं हो रही है। जो हमें नजर आ रहा है वो है नहीं, और जो है वो इस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा है। अमृता जी, ऐसा क्या हुआ था कि आपके बेटे ने? इतना सा था वो, जब नर्स ने उसे मेरी गोद में दिया और मैंने उसे सीने से लगाया था। मम्मा, वो लोग आज के बारे में पूछ रहे। और आज वो मेरी गोद में चला गया। मोहित, मैं समझता हूं कि तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को काफी सदमा पहुंचा है, लेकिन फिर भी कुछ सवाल हमें तुमसे पूछने होंगे। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारे भाई ने इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया होगा? नहीं सर। वो टेरेस पर क्यों गया? सर पता नहीं, मगर वो जब भी उदास हो जाता है या उसे गुस्सा आता था, तभी वो टेरेस पे जाके अकेला बैठ जाता था।
सर, रितेश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि रितेश ने मरने से पहले बहुत सारा कफ सिरप पिया था। कफ सिरप? जी सर, लिखा है कि एक्सेस डोजेज है। विकास, मतलब बच्चे ने खुद ही कफ सिरप पिया और बाद में खुद ही की कलाई काट ली। ऐसा कैसे हो सकता है? कफ सिरप में अल्कोहल होता है, एक्सेस डोज से गहरी नींद आ सकती है। ऐसी हालत में वो अपनी कलाई खुद कैसे काट सकता है? राइट सर। इनफैक्ट बॉडी के पास से जो ब्लेड मिला है उस पर भी कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है, उसे भी क्लीन करके रखा गया है। मतलब साफ है विकास, ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। कोई हमें मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है। शांत हो जाओ अमृता, शांत हो जाओ। जैसे ही मुझे पता चला, मैं अगली फ्लाइट पकड़ के वापस आ गया। रितेश की बॉडी में कफ सिरप के ट्रेसेस मिले हैं। उससे किसी ने इतना कफ सिरप पिलाया जिससे उसे गहरी नींद आ जाए, और फिर इस तरह से मारा जिससे ये लगे कि ये सुसाइड है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, उसे कौन मार सकता है? आपके घर में कोई बीमार है? कोई कफ सिरप लेता है? नहीं सर। हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। विकास सर, दुबई में क्या काम करते हैं आप? सर, आई एम अ सिविल इंजीनियर। मैं दुबई में अनम कंस्ट्रक्शन में काम करता हूं। ये आपके फादर हैं? जी हाँ, तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं। सर, कुछ नहीं मिला। साहब, यहाँ पर भी कुछ नहीं मिला। सर, एक चीज मुझे खटक रही है। अंदर कमरे में समर का बैग था, लेकिन उस बैग पे ना ही कोई एयरलाइन का टैग था, ना कोई इमिग्रेशन का। सर, ये टैक्स इतनी जल्दी कोई निकालेगा क्यों, खासकर घर में जब ऐसा माहौल हो? एयरपोर्ट से पता करो दुबई से जितनी भी फ्लाइट्स आई हैं, उसमें से किसी में समर था या नहीं। उसका मोबाइल नंबर भी ट्रैकिंग पे डालो। सर, मैंने एयरपोर्ट से कंफर्म किया, आज समर नाम का कोई आदमी दुबई से आया ही नहीं। समर ने जिस कंपनी का नाम बताया था, मैंने वहाँ भी पूछताछ की। उनके यहाँ समर नाम का कोई एम्प्लॉय है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, उसके बाद 2 नंबर, एक नंबर दुबई का और एक इंडिया का नंबर। सर, उसका इंडिया का नंबर थाने एरिया में एक्टिव था, और वो एयरपोर्ट से नहीं, थाने से टैक्सी लेकर आया। थाने की उसी एड्रेस पे उसका टैक्सी बुक हुआ था। जरा जास्ता होशियारा है समरलाल। इसके थाने के एड्रेस पे चलते हैं। एक सुखी परिवार, 2 बच्चे। ऊपर से तो ऐसा नजर आ रहा था जैसे समर और अमृता की जिंदगी में कोई कमी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि समर ने किसी और से शादी कर ली, अपने परिवार से छिपकर एक दोहरी जिंदगी जीनी शुरू कर दी, जिसकी चपेट में आ गई कई और जिंदगियां। रिश्ते कोई लुका छिपी का खेल नहीं, जहां कभी आप एक रिश्ता छुपा लें तो कभी दूसरा। ऐसे में आप किसी भी रिश्ते के साथ न्याय नहीं कर सकते। ऐसे लोग दोहरी जिंदगी की चक्की में खुद भी पिसते हैं और अपनों को भी उसका शिकार बना देते हैं। समर के दूसरा घर बसाने के पीछे क्या राज था, यह आने वाला वक्त ही बताने वाला था। इतने बरस हमें धोखा देते रहे, हमसे कहते थे दुबई जा रहा हूं, और यही रहते थे किसी और के साथ। क्यों समर, क्यों किया तुमने ऐसा हमारे साथ? देखा मम्मा, इसलिए मुझे ये आदमी कभी पसंद नहीं था। ये ना तुमसे प्यार करता है और ना मुझसे प्यार करता है। विकास, पर अब टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं। इतने सारे झूठ अपने घर वालों से। रितेश के मर्डर वाले दिन तुम कहां थे? दुबई में तो थे नहीं, तो अपने घर पर थे, अपनी दूसरी बीवी के घर पर थे। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं अपने बेटे का खून करूंगा? जो आदमी अपनी बीवी बच्चों के आंखों में धूल झोंक सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। लगता है तुम्हारे इस जुर्म के करियर की शुरुआत तुम्हारी दूसरी इलीगल शादी से हुई।
हो सकता है तुम्हारे छोटे बेटे को तुम्हारी इस दूसरी शादी के बारे में पता चल गया हो। मैं मानता हूँ मैंने दूसरी शादी की, घर वालों से झूठ बोला, लेकिन मैंने खून नहीं किया। मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करता हूँ। आप चाहो तो रीना से पूछ लो, मैं उस दिन उसी के साथ थाने में था। देखो मम्मा, अगर तुम नहीं खाओगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अब एक दूसरे के अलावा हमारा है भी कौन? डैडी तो कभी हमारे थे ही नहीं। मम्मा मैं आपके साथ हूँ, अब से मैं आपका ध्यान रखूंगा। आई लव यू। ओके मम्मा, अब प्लीज थोड़ा सा तो खा लो प्लीज। सर एक हमारे तो बैंक में जो चोरी हुई थी उसके माल के साथ पकड़ा गया, मालवाड़ी में छुपा बैठा था। इसको अंदर डालो और बैंक को इन्फॉर्म करो। सर पीआई शिंदे बोलते हैं। जी मैं पीआई राणे बोल रहा हूँ, आर्य कॉलोनी पुलिस स्टेशन से। आर्य में एक बूढ़े आदमी की लाश मिली है। बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। बॉडी के पास से एक बैग मिला है, उसमें कुछ कपड़े हैं और एक आईडी कार्ड मिला है। एड्रेस विले पार्ले का है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। श्यामलाल नाम के किसी सीनियर सिटीजन की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है किसी ने? श्यामलाल जी। एड्रेस क्या है? पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे परिवार को। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? आप तो दूर ही रहिए मेरी मम्मा से। अब आपका हम पर कोई हक नहीं रहा है। श्यामलाल, आपके पिता जो आपने बताया था कि तीर्थ यात्रा पे गए हैं, उनकी लाश मिली है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत दम घुटने से हुई है और उन्हें भी कफ सिरप पिलाया गया था। आप समझ रहे हैं, आपके बेटे और आपके पिता की हत्या एक ही तरीके से की गई है। किसी की गहरी दुश्मनी है आपसे या आपके परिवार से। आपके ससुर श्यामलाल जब तीर्थ यात्रा पे गए तो टिकट विकेट बुक करवाया होगा ना आपने? दादाजी ने मुझसे ही बोला था टिकट्स बुक करने, और मैं तो उनको बस स्टॉप पे छोड़कर भी आया था। कौन से ट्रैवल एजेंट के पास करवाई थी उनकी टिकट? सर, धाम ट्रैवल्स। ये उनका एक मैसेज भी आया था कि वो ठीक से पहुंच गए हैं। लेकिन पापा को कोई क्यों मारेगा? किसी की उनके साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? देखिए, जिस तरह से उनकी मौत हुई है उससे तो साफ लगता है कि दुश्मनी थी। हम जल्दी पता लगा लेंगे कि किसने और किस मकसद से उनको मारा है। करते क्या थे आपके पिताजी? मेरे पिताजी फोर ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन में काम करते थे। मेरे पिताजी मेरी तरह सिविल इंजीनियर थे, चीफ इंजीनियर के पोस्ट से रिटायर हुए थे। मेरे पिताजी बहुत ईमानदार और डिसिप्लिन थे। ठीक है, आप उनकी कंपनी के डिटेल्स दे दीजिए। बॉडी बहुत जल्द आपको सौंप दी जाएगी। फिलहाल जा सकते हैं। मोहित ने जहां से टिकट बुक करवाई थी वहां पता करो कि श्यामलाल ने यह सफर शुरू भी किया था या नहीं, और उसके ऑफिस में भी पूछताछ करो। सर श्यामलाल जी, उनकी तो जितनी तारीफ करो कम है। उसूलों के बड़े पक्के आदमी थे। इस काम में जरा सी गलती हो तो निकाल देते थे। सर, यहां तक कि उन्होंने अपने बेटे को भी निकाल दिया था क्योंकि उसका काम में ध्यान ही नहीं था। सच बता, तूने अपने बाप और बेटे को मारा ना? पहले कफ सिरप दिया और बाद में मार दिया। नहीं साहब, मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मैंने आज तक दूसरी शादी करने के अलावा कोई गलत काम नहीं किया साहब। मेरा विश्वास कीजिए साहब। खरा बोले तो याला फटके मार। साहब, सर, पड़ोसियों से पता चला कि रितेश को पढ़ाने एक ट्यूशन टीचर आता था, विनय तिवारी। श्यामलाल ने उसे काम पे से निकाल दिया था। और एक बात सर, ये विनय तिवारी उसी इलाके में फिर से देखा गया था। उछलू नाना। ठीक है सर। ठीक है, तुम वही नजर रखो। सर, ट्यूशन टीचर विनय तिवारी गायब है। विकास, श्यामलाल का उसको काम से निकाल देना और उसका इस तरह से गायब हो जाना, यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसका घर में आना जाना था, वो हमें कोई अहम सुराग दे सकता है। उसके आस पड़ोस में पता करो, उसके करंट और एक्स स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से भी पूछताछ करो। एक आदमी लगाओ उसके पीछे, ढूंढ निकालो उसे। सर,
सब कॉलोनी के सारे बच्चों से पूछताछ की, उनके माँ बाप से भी पूछताछ की, यहाँ तक कि अड़ोस पड़ोस के सारे लोगों से पूछताछ की, लेकिन विनय के खिलाफ किसी का कोई कंप्लेंट नहीं। फिर श्यामलाल ने विनय पे झूठा आरोप लगा के उसे ट्यूशन से क्यों निकाला? सर, हमने पता करा है कि श्यामलाल कभी तीर्थ स्थल पहुंचा ही नहीं। हमने बस अड्डे की सीसीटीवी फुटेज भी चेक की तो कहीं ये नजर नहीं आया कि मोहित अपने दादा को ड्रॉप करने आया। सर, एक शॉकिंग बात और है, हमने श्यामलाल के मोबाइल रिकॉर्ड्स को चेक किया तो पता चला उनका मोबाइल कभी मुंबई के बाहर गया ही नहीं। इनफैक्ट जो लास्ट मैसेज भेजा गया था वो भी मुंबई के अंदर से ही भेजा गया था और उस मैसेज का समय श्यामलाल के मौत के बाद का समय था। विकास, ये 16 साल का लड़का मोहित ये हमें घुमा रहा है। आराम से बेटू। हाँ, लो आप टीवी देखो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अब कौन आ गया? इंस्पेक्टर सर, आप कुछ पता चला? हाँ भी और नहीं भी। अब सच पता करने के लिए हमें मोहित से बात करनी पड़ेगी। मोहित से? लेकिन मोहित से क्यों? क्योंकि इसने हमसे झूठ बोला है। मेरा मोहित झूठ नहीं बोलता, कभी नहीं बोलता। ये ना ही अपने दादाजी को बस स्टॉप पर छोड़ने गया था और ना ही वो किसी तीर्थ यात्रा पर गए। इनफैक्ट वो मुंबई से बाहर भी नहीं गए। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये आपका बेटा अभी से पुलिस के साथ लुका छुपी खेलने लग गया। क्यों चला याला? नहीं 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 नहीं, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। मोहित कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मोहित ऐसे चुप क्यों है? आप दूर रहिए। नहीं, आप इसे ऐसे नहीं ले जा सकते। छोड़िए मुझे। एक ही परिवार में 2 हत्याएं हुई। एक थे बुजुर्ग श्यामलाल, कत्ल के तरीके से ऐसा लग रहा था कि कातिल शायद कोई एक ही है, और पुलिस की नजर में सस्पेक्ट था उसी परिवार का एक 16 साल का लड़का मोहित। क्या एक टीनेज बच्चे ने इतने संगीन जुर्म को अंजाम दिया था? और अगर उसने ऐसा किया था तो फिर वजह क्या थी? अपने दादाजी और अपने छोटे भाई की हत्या करके वो क्या हासिल करना चाहता था? मोहित, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? तुमने अपने दादाजी को मारा है, इसमें हमें कोई शक नहीं है। मोहित बोलो। सर, देखो एक खाना कभी। मोहित, हम जानते हैं कि तुम अपनी माँ से बहुत प्यार करते हो, है ना? अपने फादर से भी अपनी माँ को प्रोटेक्ट कर रहे थे तुम। बहुत अच्छे बेटे हो तुम, लेकिन तुमने जो किया उसकी सजा किसे मिलेगी तुम जानते हो? तुम्हारी मम्मा को। अगर तुम्हारे हाथों कोई जुर्म हुआ है तो तुम्हारी माँ तो अकेली पड़ जाएगी ना। अपनी माँ को भी दुखी देखना चाहते हो? नहीं सर, पर मैंने जो कुछ भी किया है अपनी मम्मी को बचाने के लिए ही किया है। बचाने के लिए? किससे? डरो मत मोहित, हम तुम्हारे साथ हैं। जो कुछ भी कहना चाहते हो खुल के कहो, किसी से घबराने की जरूरत नहीं। मम्मा के साथ? क्या हुआ मम्मा के साथ? मोहित डरो मत, बताओ क्या हुआ मम्मा के साथ? सर, मम्मा बहुत दुखी रहने लगी थी। मम्मा हमेशा रोते रहती थी। सर, मैंने मम्मा से कई बार पूछा कि क्या हुआ, लेकिन मम्मा कभी नहीं बताई। फिर एक रात मैंने मम्मा के कमरे से आवाज सुनी। मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि दादाजी मम्मा के कमरे से बाहर निकल रहे थे। दादाजी बहुत गुस्से में थे सर। मैं मम्मा के कमरे में गया, लेकिन मम्मा वहां पर नहीं थी। मम्मा वॉशरूम में थी। मम्मा वॉशरूम में रो रही थी। मम्मा, मम्मा दरवाजा खोलो। मम्मा, मम्मा, मम्मा को क्या हुआ? मम्मा, मम्मा बैठो। मम्मा बैठो आप। मम्मा क्या हुआ? मम्मा रो क्यों रहे हो? हाँ? तेरे दादाजी ने मम्मा, तेरे दादाजी ने मेरे साथ रेप किया। मेरा बच्चा। तब से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या करना है। ये बात बस मम्मी से छिपानी थी मुझे। कुछ दिन वेट किया मैंने। उसके बाद दादाजी के काढ़े में कफ सिरप मिला दिया। दादाजी उसे पी के सो गए।
तुमने रितेश को डराया, उसे चुप रहने को कहा, इसलिए उसने तुम्हें छत से धक्का दे दिया, या फिर किसी को सच पता चलने के डर से तुमने सुसाइड करने की कोशिश की? नहीं सर, उस दिन जो भी हुआ था वो एक्सीडेंट था। सर मैं रितेश को छत पर मनाने गया था। रितेश, चल नीचे, मम्मी बुला रही है। रितेश, क्या हुआ है तुझे? तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगा। मैं अपनी जान दे दूंगा रितेश, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। रितेश मेरी ओए, तो फिर तुमने रितेश को क्यों मारा, वो भी इतनी सफाई से? क्या उसने तुम्हारा सीक्रेट किसी को बताने की कोशिश की थी? सर मैंने रितेश को नहीं मारा सर, उल्टा मैं रितेश और मम्मा से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। मैं हमेशा उन दोनों को प्रोटेक्ट करता हूँ। सर आप ही बताओ ना, मेरे पैर में प्लास्टर है, मैं छत पर कैसे जाऊंगा सर? मोहित ने अपनी माँ का बदला लिया और अपनी दादाजी की जान ले ली। विकास, मोहित का कहना है कि उसने अपने दादा को मारा, मगर अपने भाई को नहीं। उसके भाई को किसने मारा और क्यों? किसके पास मोटिव हो सकता है? विकास, उस ट्यूशन टीचर को कहीं से भी ढूंढ निकालो। अब हमारे पास यही रास्ता बचा है। सर, विनय तिवारी प्राइवेट ट्यूशंस लेता है। कहां छुप के बैठा था रे इतने दिन? श्यामलाल ने तुझे नौकरी से क्यों निकाला? वो मेरे काम से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनके पोते में कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन हमें तो कुछ और ही पता चला। हमारे सुनने में यह आया कि तुमने रितेश के साथ कुछ गलत काम करने की कोशिश की। समझ रहा है ना तू? एकदम गलत आरोप है सर। तो फिर श्यामलाल ने तुझे नौकरी से क्यों निकाला? निकाला नहीं सर, बर्बाद कर दिया उन्होंने मुझे। अब तो मुझे ट्यूशंस भी नहीं मिल रहे। और इसलिए तुमने उसको मार डाला और रितेश को भी? अरे नहीं सर, भगवान कसम, यकीन कीजिए मेरा। चल मैं मान लेता हूं कि तेरा इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है, लेकिन अब भी कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। हमने तेरी पूरी हिस्ट्री चेक की। चाइल्ड मोलेस्टेशन वाले अक्सर रिपीट ऑफेंडर होते हैं। तेरी हिस्ट्री क्लीन है, फिर श्यामलाल ने तुझे क्यों निकाला? ऐसा क्यों कहा कि तूने गलत तरीके से रितेश को छुआ है? श्यामलाल ने नहीं सर, उनकी बहू ने कंप्लेंट की थी। श्यामलाल ने सिर्फ इतना कहा था कि मेरी बहू झूठ क्यों बोलेगी। लेकिन क्यों? अमृता के साथ कुछ चक्कर था क्या तेरा? अरे नहीं सर, मेरे साथ नहीं, वो तो हाँ राणे। सर, विनय राणे बोलते हैं। उन दोनों की फोटो भी मेरे पास है, मैं आपको सेंड करता हूँ। गुड। एक काम करो, आसपास के सभी मेडिकल शॉप्स में जाओ, वो फोटो दिखाओ और पता करो कि कहीं यही आदमी तो नहीं जिसने कफ सिरप खरीदा था। ठीक है सर। ऋषभ शर्मा कफ सिरप पिएगा? वहीं से मंगाओ जहां से तूने खरीदा था। सर, मैंने तो अमृता के कहने पर। बहुत खुश थी मैं समर और अपने 2 बच्चों के साथ। दिन तो बच्चों को पढ़ाने में और घर के काम में कट जाता था। रातें काटने को दौड़ती थी। बहुत अकेलापन महसूस करने लगी मैं। फिर एक दिन मेरी ऋषभ से मुलाकात हुई। वो समर के डैडी के ऑफिस में काम करता था। उसकी नजरें कहती थी जैसे वो मुझे पसंद करता है। पहले तो मैंने इग्नोर किया, फिर उसका इस तरह से देखना मुझे अच्छा लगने लगा। हम अक्सर मिलने लगे, पर एक दिन डैडी ने हमें साथ देख लिया।
और वो बहुत नाराज हुए, जोर जोर से चिल्लाने लगे और धमकी दिया कि वो सब कुछ समर से कह देंगे। किसी भी कीमत पर अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहती थी, समर को डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी, अपनी बदनामी नहीं करना चाहती थी। इसीलिए मैंने अपने बेटे मोहित को उकसाया। तुम्हें विश्वास था कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए मर्डर कर सकता है? सच कहूं तो मैंने मोहित को डैडी को मारते हुए देख लिया था। तो अपने बेटे का इस्तेमाल क्यों किया? मैंने सोचा कि वो माइनर है, शायद उसे सजा ना हो, और अगर होगी भी तो कम टाइम के लिए। और रितेश, उसे क्यों मारा? मैं रितेश को नहीं मारना चाहती थी, पर मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा। रितेश ने मुझे और ऋषभ को साथ में देख लिया था। मैं डर गई थी कि रितेश समर को सब कुछ बता देगा। हेलो डैडी, मुझे आपको कुछ बताना है। हेलो डैडी। लकीली समर का नेटवर्क बिजी था, या वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ बिजी रहा होगा, तो फोन कट गया। उसने रितेश की पूरी बात नहीं सुनी। पर मैं डर गई कि अगर रितेश ने अपनी जुबान समर के सामने खोल दी तो। मैंने सब कुछ ऋषभ को बताया। ऋषभ ने मुझे समझाया और मैंने ऋषभ से कफ सिरप भी मंगाया और रितेश के दूध में मिलाकर दे दिया। आराम से ठीक है, बस 2 मिनट और। कोई नहीं। बच्चा 2 मिनट और, आराम से। हाँ आराम से हाँ, बस 2 मिनट और, हो गया। आराम से इसके प्लास्टिक की तैयारी कर दो। आज छोटा सा फ्रैक्चर है, ठीक हो जाएगा। ओके नर्स, इसे ना स्टॉक में नहीं है डॉक्टर, बट पिछले हफ्ते आया था ना। फिर वो अच्छा ठीक है, दे दो। दर्द में आराम आना जरूरी है। A jungle and owl lived. हाय सिद्धि। शादी दी कौन है वहाँ पर? शादी दी कौन है? मैं ठीक हूँ माँ, बाद में बात करती हूँ आपसे। Excuse me. जूही, क्या हुआ? What happened? सर वो एक ब्लैक मास्क में आदमी आया था सर। कौन है वहाँ? छोड़ो श्रेया को छोड़ो। कौन है? छोड़ो श्रेया। लेकिन सर वो ना छीना झपटी में श्रेया को फोन गिर गया था तो मैंने उठा लिया। फिशर, अभी आपने कहा कि आपने उसका चेहरा देखा था। जी। लेकिन उसने तो मास्क पहना हुआ था। फिर ये जी, मेरे हाथ से उसका मास्क फट गया था सर, तो मैं देखा। फिशर, स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ और मैम की मदद से उसका स्केच बनवाओ और हॉस्पिटल के सारे एम्प्लॉइज से पूछताछ करो। चित्रा कौन है? आप हैं? अंदर आइए। आखिरी बार कब देखा था डॉक्टर श्रेया को तुमने? करीब 12 बजे के आसपास। वो राउंड पे जाने से पहले कॉफी पीने आई थी, तभी देखा था सर। तब पता नहीं था कि सर ये तो डॉक्टर सुजॉय के एक पेशेंट के जैसे लग रहा है। याद आया सर, करीब 2 साल पहले ये डिप्रेशन के इलाज के लिए यहाँ पर आया था और फिर एक दिन अचानक यहाँ से गायब हो गया। बहुत बवाल मचा था सर, लेकिन इसका कुछ पता नहीं चला। देवराज या ऐसा ही कुछ तो नाम था इसका। कॉफी पी थी हमने साथ साथ, बहुत सारी बातें की थी, पर ये मेरे लिए इतना बड़ा शौक है कि मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला सा लग रहा है।
ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बुरा सपना हो। 2 साल पहले डिप्रेशन का ये पेशेंट आपके हॉस्पिटल से अचानक गायब हो गया था। बहुत तलाश करने पे भी इसका कुछ पता नहीं चला। कुछ याद है आपको इसके बारे में? इंस्पेक्टर, इस आदमी का मेरी बेटी के गायब होने से क्या ताल्लुक है? यह हादसा 2 साल पहले हुआ था। मैं इतना बड़ा हॉस्पिटल संभालता हूं, इतनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। हो सकता है मैं भूल गया होऊंगा। मेरी तो यह समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस इंसान के पीछे क्यों पड़े। इंस्पेक्टर, मेरी बेटी गायब हुई है। इतने घंटे बीत चुके हैं उसे गायब हुए और अब तक आप उसे ढूंढ नहीं पाए। याद रखिएगा, अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना तो। सर, उस पेशेंट का नाम हेमराज बिजली था। 2 साल पहले उसे डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के लिए एडमिट कर दिया गया, लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो गया और उसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। सर, ये उसकी फाइल है जो अस्पताल के रिकॉर्ड से मिली है। इस फाइल में जो हेमराज का एड्रेस है उसे चेक कराओ। यस सर, इसके अलावा वो कार जिसमें किडनैपिंग हुई थी वो मिल गई है, लेकिन उसे थॉरोली ब्लीच कर दिया गया है, इसलिए उसमें ना कोई फिंगरप्रिंट्स है और ना ही कोई डीएनए ट्रेसेस। एक काम करो मिश्रा, डॉक्टर सुजॉय और नलिन इनको सर्वेलेंस पे रखो। हम इन्हें भी स्ट्रक के दायरे से बाहर नहीं रख सकते। जी हेमराज का घर यही है? जी साहब कुछ पता चला साहब? कुछ हुआ तो नहीं साहब? वो जब से गायब हुआ है वो कभी तुमसे मिला नहीं? कभी तुम्हारी खबर नहीं ली उसने? नहीं साहब, एक कंपनी में पैसा लगाया था साहब, 6 महीने में डबल करके दे रही थी साहब। पूरा पैसा लगा दिया था साहब, लेकिन वो कंपनी भाग गई और उसी के चलते वो सदमे में आ गए साहब, और उसी के इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा साहब। मुझे नहीं मालूम, मुझे छोड़। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? अरे अरे हुआ क्या? अरे घबरा मत, क्या हुआ? क्या हुआ? वो लोग आ गए, कोई नहीं आया साहब। नया हॉस्पिटल खुला था साहब, डॉक्टर सुजय नाम था उनका, बड़ा नाम है साहब। वही इनका इलाज कर रहे थे साहब। एक दिन जब मैं वहाँ गई तो वो वहाँ नहीं थे, और मैंने हॉस्पिटल वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वो तो भाग गए। मुझे समझ में नहीं आया साहब कि इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतने सारे लोग, फिर भी किसी को कुछ नहीं पता साहब। तब से लेकर आज तक किसी को कुछ नहीं पता साहब। तब से शक्ल तक नहीं देखी। ठीक है, चलो। हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ के साथ साथ श्रेया का अपना परिवार भी पुलिस के शक के दायरे में था, खासकर श्रेया के पिता डॉक्टर सुजॉय, जिन पर पुलिस हर पल कड़ी नजर रखे हुए थी। और आखिर में पुलिस का यह शक और मेहनत रंग लाई। गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी। तो डॉक्टर सुजय, क्या ढूंढ रहे हैं आप? सुना था लोग अगर किसी और के लिए गड्ढा खोदते हैं तो खुद उसमें गिर जाते हैं, और आपने तो ये बात साबित कर दी। अब हमें ये समझाइए, गड्ढा आप खोद किसके लिए रहे हैं? जब तक मेरा लॉयर नहीं आ जाता मैं मुंह नहीं खोलूंगा। आई नीड माई लॉयर फर्स्ट। कोई और भी ख्वाहिश हो तो बता दीजिए, मसलन चाय, कॉफी, कुशन वाला सोफा वगैरह। डॉक्टर साहब, आपको याद दिला दूं कि ये पुलिस स्टेशन का हवालात है, और ये सज्जन जो खड़े हैं ना, इनके हाथ में जो चीज़ है उसे लाठी कहते हैं। ऊपर वाले की लाठी की तरह इसमें भी आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब ये चलती है ना तो मुजरिम की आवाज़ के साथ साथ सारे राज भी बाहर आ जाते हैं खुद ब खुद। आप एक सीनियर डॉक्टर हैं, इसलिए आपको एक मौका देता हूँ, शुरू हो जाइए, वरना मैंने हेमराज
हिमराज गायब नहीं हुआ था, मैंने मार दिया उसे। मैंने अपने इन हाथों से मैंने उसे दफना दिया इंस्पेक्टर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। जाओ जाओ, डॉक्टर सुजय को बुलाओ जल्दी। जाओ, रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं होगा तुम्हें। हिमराज, क्या बात है? पता नहीं सर, कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। हिमराज, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं आ गया हूं ना। मुझे ले जाएंगे वो लोग मुझे ले जाएंगे। वहाँ पेशेंट्स मेरा इंतजार कर रहे होंगे। डॉक्टर सिटी से कहो उन्हें अटेंड करने के लिए। जल्दी जाओ, फास्ट। एक मिनट हिमराज, डोंट लूज योर पेशेंस। बस 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 बस। ये क्या कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मुझे ले जाएंगे मुझे। वेट, शांत शांत शांत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। शांत, लेटा दो, लेटा दो। हिमराज, हिमराज, मुझे क्या होगा? बोर्ड बॉय, तुम डॉक्टर सेठी के पास जाओ, उनकी मदद करो जाके, जल्दी जाओ। मुझे जान, मुझे हिमराज, 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 ऐसी घबराहट उसकी बॉडी दफन कर दी। मुझे पता नहीं था कि लेकिन हेमराज तो मर चुका था इंस्पेक्टर। फिर वो उसका किडनैप कैसे कर सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? यस इंस्पेक्टर, मैं डॉक्टर हूं, मैंने खुद चेक किया था। उसकी नब्ज, उसका हार्ट बीट, तो क्या था? एवरीथिंग स्टॉप। यस, आई एम श्योर। हो सकता है जिस तरह हड़बड़ाहट में आपने उसे गलती से ज्यादा डोज दे दिया था, ऐसी ही गलती आपसे एक बार और हुई। हेमराज वाकई जिंदा हो और आपने उसे मरा हुआ समझ के दफन कर दिया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उसकी लाश वहां जरूर होती। खैर, ये मुर्दा जो खुद ही अपनी कब्र खोद के बाहर निकला है, वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। हम उसे ढूंढ ही निकालेंगे, लेकिन अब आप खुद को हमारा मेहमान ही समझिए, क्योंकि हम आपको आपके खुद के दिए बयान के आधार पर गिरफ्तार करते हैं। डॉक्टर जो यहाँ आई, उसे मिलना है। चलो। डॉक्टर जूही, आपने अपने बयान में दावा किया कि आपने हेमराज को देखा था, लेकिन हमारे पास ठोस वजह है ये मानने की कि हेमराज 2 साल पहले मर चुका था। तो एक मरे हुए आदमी को आपने कैसे देखा? मैं किसी हेमराज का नहीं जानती सर। मैंने जिसे देखा था उसे बता दिया आपको। अब वो हेमराज था या कोई और, जिंदा था या मरा हुआ, मुझे नहीं पता। मिस जूही, अगर तो आप हमें बेवकूफ़ बना रही हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि अब तक आप कामयाब रहे। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि बेवकूफ़ बनाना और बेवकूफ़ होना 2 अलग अलग बातें हैं। और मैं आपको यकीन दिला दूं कि हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। अगर आपने हमें कुछ नहीं बताया है तो बता दीजिए। ठीक है, आप नहीं बताना चाहती, हम खुद पता लगा लेंगे। आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। सर, मैंने जूही के पेरेंट्स से बात की। क्या बोले वो? पता चला कि सर घर में वो कमाने वाली वो अकेली लड़की थी। हर महीने 70,000 रुपये भेजा करती थी अपने माता पिता के लिए।
ठीक है। आपके घर की EMI के साथ साथ महीने का खर्चा कुछ 70,000 रुपए होता है, जो आप बिना नागा अपने माता पिता को भेजती हैं। जान सकता हूँ इतने पैसे कहाँ से लाती हैं आप? सर आप भूल रहे हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे स्टाइफंड मिलता है। सिर्फ 30,000 रुपये, जिसमें से 12,000 आपकी लॉजिंग और मेस फैसिलिटी के कटते हैं, बचते हैं 18,000। और ये 18,000 रुपए भोपाल से दिल्ली जाते जाते 70,000 रुपए कैसे बन जाते हैं? सर कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, जवाब दो, वरना ये जो पीछे खड़ी है ना, एक झटके में सब उगलवा देंगी। सर एक बात तो श्योर, डॉक्टर जूही की जो एक्स्ट्रा इनकम है उसके सोर्स में कुछ तो गड़बड़। पूछताछ के दौरान भी वो काफी घबराई हुई थी, किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया उसे, और अपने पहले ही बयान में उसने हेमराज का नाम लिया। ये बात अभी तक खटक रही है मुझे। मान लो अगर हेमराज आज भी जिंदा है तो भी डॉक्टर जूही उसके बारे में कैसे जानती है? क्योंकि जब वो हॉस्पिटल से गायब हुआ था तो डॉक्टर जूही हॉस्पिटल में इंटर्न नहीं थी, बल्कि मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। हो ना हो अस्पताल के किसी पुराने एम्प्लॉय ने उसे हेमराज के बारे में बताया होगा, और उसी के कहने पे जूही ने हमारे सामने हेमराज का नाम लिया। मतलब हॉस्पिटल में ऐसा कोई है जो जूही के साथ मिलकर या उसे मोहरा बनाकर खेल खेल रहा है हमारे साथ। एक काम करो, सबके बैंक अकाउंट चेक करो, पता करो कि जूही के अलावा ऐसा कौन है जिसकी पासबुक उसकी सैलरी स्लिप से ज्यादा भारी है। जी सर। हाँ सर, लगता है वो खिलाड़ी मिल गया जिसके बारे में आपने कहा था। अभी तो हमारे दिन फिरने वाले थे साहब। मुन्नी को नया कंप्यूटर भी दिलाए थे, हमसे भी कह रहे थे कि इस झोपड़े से निकाल कर हमें बड़े फ्लैट में रखेंगे। अभी अभी तो उनने नया काम शुरू किया था। नया काम? कौन सा नया काम शुरू किया था उसने? वो तो हमें नहीं पता साहब, लेकिन मेडिकल लाइन का कोई काम है और उसी के लिए उन्होंने नया नंबर और नया फ़ोन भी खरीदा था। नया फ़ोन? कहाँ है वो फ़ोन? लाते हैं। जी रहा साहब। हम ये फ़ोन हमारे साथ ले जा रहे हैं। बोलो मिश्रा। हाँ सर, रमेश की बीवी से बात हो गई है। एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी के बड़े बड़े सपने दिखाए थे उसने। अस्पताल में नौकरी के अलावा एक नया काम शुरू किया था उसने, मेडिसिन का। इसके अलावा उसकी बीवी और कुछ नहीं जानती। लेकिन सर उसके घर से एक मोबाइल मिला है जो उसकी बीवी के मुताबिक इस नए काम के लिए ही यूज़ किया जाता है। कुछ मिला उससे? सिर्फ एक नंबर, डॉक्टर श्रेया का, जिससे ये लगता है कि वो रमेश के साथ इस बिजनेस में जुड़ी हुई थी। लेकिन सर जो इमेज हमारे सामने श्रेया की है उससे ये कनेक्शन मैच नहीं होता। पैसे में बहुत ताकत होती है मिश्रा, उसके सामने अच्छों की इमेज और ईमान दोनों बदल जाते हैं। डॉक्टर जूही और रमेश अपने इनकम सोर्स से कहीं ज्यादा कमा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये तीनों ऐसा कर क्या रहे थे? तो मुझे लगता है हमें डॉक्टर सुजॉय से एक बार फिर बात करनी चाहिए। वो श्रेया के पिता होने के अलावा अस्पताल के डीन भी थे, शायद कुछ नई लीड मिल जाए। याद कीजिए उस दिन के बारे में, सुबह से लेकर उस वक्त तक की हर बात जब आपको आपकी बेटी के साथ हुए हादसे की खबर मिली थी। शायद ऐसी कोई बात है जिसे आपने नजरअंदाज कर दिया हो और वही वो कड़ी है जो हमसे छूट रही है। याद कीजिए, शायद श्रेया ने आपसे कुछ कहा हो या किसी और ने, आपने खुद कुछ देखा हो, कुछ भी। उस दिन वो फार्मेसी से किसी ड्रग के गायब हो जाने की बात कर रही थी इंस्पेक्टर। पापा, तुम शायद भूल रही हो कि हम लोग हॉस्पिटल में हैं, घर पे नहीं। सॉरी सर, वो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। अगर हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई बात है तो तुम बता सकती हो। क्या बात है? सर, आज मैंने मेरे एक पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया, लेकिन नर्स ने मुझे बताया कि वो आउट ऑफ स्टॉक है। जब फार्मेसी में जाकर मैंने खुद चेक किया तब पता चला दैट शी वाज राइट। सर, वहाँ पे की एक भी स्ट्रिप नहीं है। सो इट्स अ बिग हॉस्पिटल, खत्म हो गई होंगी फिर? सर, लेकिन एक एंटी एंजाइटी पिल है, उसका इतनी बड़ी क्वांटिटी में प्रिस्क्राइब होना। आप अपना और मेरा दोनों का टाइम वेस्ट कर रही हैं डॉक्टर श्रेया। सॉरी सर। लेकिन मैं बिजी था तो मैंने उसकी बात सुनी नहीं और उसे वापस जाने के लिए कह दिया। हॉस्पिटल से गायब होने वाली इन दवाओं के बारे में डॉक्टर श्रेया को पता था और वो इस सब के लिए फिक्रमंद भी थी। लगता तो यही है कि वो इस सब में शामिल नहीं थी, बल्कि इसके खिलाफ थी और इसके तह तक जाना चाहती थी। हो सकता है कि उसे पता लग गया हो कि इन नशीली दवाओं के गायब होने के पीछे डॉक्टर जूही
और रमेश का हाथ, और वो उन्हें एक्सपोज करना चाहती है, लेकिन उसे ऐसा करने से रोकने के लिए उन दोनों ने उसे हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कोकेन और एलएसडी की तरह फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का भी अपना एक अलग मार्केट है, जिसकी मांग को पूरा करने के लिए एक पूरी सप्लाई चेन है। और इस चेन में शायद कुछ डॉक्टर्स, फार्मा कंपनीज, हॉस्पिटल्स और बड़ी फार्मेसीज में काम करने वाला स्टाफ भी शामिल है, जिनके थ्रू ये ड्रग्स ड्रग पेडलर्स तक पहुंचाए जाते हैं। चेक करो। तुझे क्या लगता है इस तरह खामोश रह के तू बचा लेगा उसे? जूही भी यही है, दूसरे कमरे में। ये फोन वाली बात उसी ने हमें बताई है, और उसने हमें यह भी बताया है कि इस ड्रग्स के धंधे में तुम दोनों पार्टनर्स थे, तू बॉस था, ये आइडिया तेरा ही था, तूने ही उसे इस सब में फंसाया है। वो फोन हमें तेरे घर से मिला है, और तू ही है जिसे हमने ड्रग्स के साथ पकड़ा है। जूही के बारे में ना तो हम ज्यादा जानते हैं और ना ही हमारे पास कोई सबूत है। वो तो कोर्ट से साफ बच के निकल जाएगी। फंसेगा बेटा तू। कुछ याद आ जाए ना बेटा तो बुला लेना। साहब रुको साहब, मैं बताता हूँ सर। साहब वो जूही सब झूठ बोल रही है। 2 साल पहले ये सब शुरू हुआ था। उस दिन मैं नाइट ड्यूटी पर था। मैंने देखा कि डॉक्टर सुजॉय जब मुझे पता चला कि हेमराज गायब हो गया है तो मैं समझ गया कि वो आदमी हेमराज ही होगा। पर मैंने साहब किसी को ये बात बताई नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि डॉक्टर सुजय अच्छे आदमी हैं। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि वो कितना चीकट। क्या बात है? सर मेरी बच्ची का एक बहुत बड़े अंग्रेजी स्कूल में एडमिशन हो गया है। बहुत मुश्किल से हुआ है सर। तो ये बात तुम मुझे क्यों बता रहे हो? सर स्कूल की फीस जमा करने के लिए मेरे पास पैसे कम पड़ रहे हैं सर। बाकी है मेरे पास 15,000 की ज़रूरत है, अगर एडवांस मिल जाता तो। नो, स्टाफ को लोन या एडवांस देने की कोई पॉलिसी नहीं है हमारी। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ओके सर प्लीज़, बिना फीस जमा की वो मेरी बच्ची का एडमिशन नहीं करेंगे सर। डोंट वेस्ट माई टाइम। ये मेरा लुकआउट नहीं है। जाकर अपनी ड्यूटी करो। हम जैसे छोटे लोगों को ये सब सोचना ही नहीं चाहिए। अब दिमाग मत खाओ मेरा, और उसको समझा दूं कि उसका बाप गरीब है, वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। रखो। अच्छा रमेश। अरे मैम आप ये लो, मैंने सुजॉय सर और तुम्हारी बातें सुन ली थी। ये मैंने घर भेजने के लिए इकट्ठे किए थे, पर इनकी तुम्हें ज्यादा जरूरत है। लो रख लो। नहीं मैम, मैं कर लूंगा कुछ। अरे नहीं ना, रख लो। नहीं मैम, अच्छा नहीं लगता। लो रख लो। घर भेज देना। इतना बड़ा एहसान किया था डॉक्टर जूही ने मुझ पर, खरीद लिया था जिंदगी भर के लिए, और वो हमेशा पूछती भी रहती थी मेरे घर के बारे में, मेरी बच्ची की पढ़ाई के बारे में। पर मैं भी अपने मन की हर बात करने लगा था उनसे। मुझे तो पता ही नहीं था कि सुजॉय सर ऐसे इंसान हैं, और अगर तुम सही हो तो सच में तुमने तो बहुत बड़ा एहसान किया है उन पे, और तुम्हें अपनी इस एहसान की कीमत उनसे वसूलनी ही चाहिए। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं बताती हूँ। उन्होंने मुझे आइडिया दिया। कैसा आइडिया? हॉस्पिटल की फार्मेसी से ड्रग्स चुरा के बेचने का। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर पकड़े जाओगे तो हेमराज की बात बताकर छूट सकते हो, और इस काम में मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगी।
हम दोनों की अच्छी कमाई होने लगी थी साहब, लेकिन 3 महीने पहले ही डॉक्टर श्रेया को शक हो गया कि फार्मेसी से ड्रग गायब हो रही है। मैं डर गया साहब। फिर मैंने उसे कहा कि मैं सब संभाल लूंगी। फिर मैंने उसे एक नया फ़ोन दिलाया, जिससे पहले उसने श्रेया को समझाने की कोशिश की, फिर धमकाने की। जब श्रेया नहीं मानी, हाय सिद्धि। शादी दी, कौन है वहाँ पर? शादी दी। हमारी किस्मत भी हमारे साथ थी। तुमने हेमराज का नाम क्यों लिया? पहले हमारा वैसे कोई प्लान नहीं था। दुनिया की नज़र में हेमराज मरा नहीं था, सिर्फ गायब हुआ था। इसलिए मैंने उसका नाम लिया, ताकि लोगों को लगे कि हेमराज डॉक्टर सुजॉय से बदला लेने के लिए श्रेया को मार दिया, और आप लोग हेमराज की तलाश में लग जाए और मेरी और रमेश की तरफ से आपकी नज़र हट जाए। हेमराज की लाश को हमने वहाँ से निकाल कर कहीं और गाड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमें डर था कि अगर डॉक्टर सुजॉय को ये पता चल गया कि हमें हेमराज के बारे में सब पता है, तो वो उसकी लाश को वहाँ से गायब कर देंगे और फिर हम बाद में उन्हें ब्लैकमेल नहीं कर पाएंगे। आखिरी सवाल, जब तुम डॉक्टर श्रेया को मारना नहीं चाहती थी तो क्यों मारा उन्हें? हाँ रमेश, श्रेया हमारा साथ देने को तैयार है? नहीं, वो कह रही है कि पुलिस में बताएगी। तो फिर एक ही रास्ता बचता है। क्या? आखिरकार श्रेया को इंसाफ मिला, लेकिन क्या ये इंसाफ श्रेया को फिर से जिंदा कर सकता है? नहीं। लेकिन शायद ये सब श्रेया के साथ हुआ ही ना होता अगर उसने सिस्टम को फॉलो किया होता। जुर्म से लड़ना पुलिस का काम होता है और उस लड़ाई में पुलिस का साथ देना हमारा। अगर श्रेया ने नशे के सौदागरों के खिलाफ खुद मोर्चा खोलने की बजाय पुलिस को खबर की होती, तो शायद इस कहानी का और खुद श्रेया का अंत ये ना होता। इस कहानी से ये सीख लें कि हम एक अच्छे नागरिक बने, बहादुरी दिखाएं, अपने कर्तव्य का पालन करें, लेकिन सिस्टम के दायरे में रहकर, ताकि बुराई से लड़ने के साथ साथ हम अपनी सुरक्षा भी कर पाएं। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।